बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि वज़ीर आज़म तरक्याती फ़ंड केस में जस्टिस काज़ी फ़ाइसा ने अपना इख्तलाफी नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी कर दिया है। जस्टिस काज़ी फ़ाइसा अपने इख्तलाफी नोट में ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस की जानिब से उन्हें जो वज़ीर आज़म के मुतल्लिका मुकदमा सुनने से रोका गया है, सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला गैर कानूनी है, गैर आइनी है। इख्तलाफी नोट में जस्टिस काज़ी फ़ाइसा की जानिब से ये भी कहा गया है कि अदालत उज़्मा के इस फैसले के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के एक जज की साख को दागदार किया गया है। 28 सफ़ात का जस्टिस काज़ी फ़ाइसा का ये इख्तलाफी नोट है, जिसकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ में शेयर करूँगा। इख्तलाफी नोट में जस्टिस काज़ी फ़ाइसा ये भी कहते हैं कि अदालत के फ़ैसले में जो जानिबदारी का जिक्र किया गया, मेरी ज़ात के हवाले से अदालती फ़ैसले में जो तासुब का जिक्र किया गया, ऐसा कोई भी इल्ज़ाम, चाहे वो जानिबदारी का हो, चाहे वो तासुब का हो, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अदालत में उनके ख़िलाफ़ नहीं लगाया। जस्टिस काज़ी फ़ाइसा ये कहते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान को नहीं जानता, मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान को ज़ाती हैसियत में भी नहीं जानता। जब मैं इमरान ख़ान को जानता नहीं हूँ किसी भी कैपेसिटी में, तो उसके ख़िलाफ़ मेरा तासुब कैसे हो सकता है, उस शख्स के ख़िलाफ़ मेरी जानिबदारी कैसे हो सकती है। 28 सफ़ात की जो तफसीलात हैं वो बयान करने से पहले जस्टिस काज़ी फ़ाइसा ने सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है, जिसमें उन्हें वज़ीर आज़म के मुकदमा सुनने से रोका गया है, इसमें इल्लीगैलिटी के हवाले से 20 पॉइंट जो है वो लिखे गए हैं जस्टिस काज़ी फ़ाइसा की जानिब से। पहला पॉइंट जस्टिस काज़ी फ़ाइसा ये लिखते हैं कि बगैर इतला दिए कि जो 2 रुकनी बेंच था जिसने इस मामले का नोटिस लिया था वज़ीर आज़म तरक्याती फ़ंड केस का, जिसमें मैं और जस्टिस मकबूल बाकिर शामिल थे, इस बेंच को तब्दील कर दिया गया और एक्सपेंड करके 5 रुकनी बेंच बना दिया गया। आगे चल के जस्टिस काज़ी फ़ाइसा ये कहते हैं कि नो वन हैड एलेज बायस आर लैक ऑफ इम्पार्शियलिटी अगेंस्ट माई जज ऑन माई बेंच। तो इसमें जस्टिस काज़ी फ़ाइसा ये कहते हैं कि किसी की भी जानिब से भी, चाहे वो अटॉर्नी जनरल हो, चाहे वो एडवोकेट जनरल हो, सूबों के, पंजाब के, खैबर पख्तूनख्वा की, इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल हो, किसी की जानिब से मेरी ज़ात पर जानिबदारी का इल्ज़ाम या बेंच पर नहीं लगाया गया। आगे चल के वो कहते हैं कि विदाउट कंसल्टिंग हिज कोलीग ऑन द बेंच, द ऑनरेबल चीफ जस्टिस tersely announced that a judge of a Supreme Court should not hear any case involving the Prime Minister of Pakistan। यानी कि जस्टिस काज़ी फ़ाइसा ये कहते हैं कि कंसल्टेशन किए बगैर, मुझसे पूछे बगैर जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये अनाउंसमेंट कर दी गई कि उन्हें वज़ीर आज़म से मुतल्लिका मुकदमात को नहीं सुनना चाहिए। चीज़ा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जैसे जिनको बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्विकली जो है वो असल बात की तरफ आता हूँ। जो पैराग्राफ 6 है, जिसमें जस्टिस काज़ी फ़ाइसा को सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काज़ी फ़ाइसा को वज़ीर आज़म के मुतल्लिका मुकदमा सुनने से रोका गया है, इस हवाले से जस्टिस काज़ी फ़ाइसा ये कहते हैं कि पैराग्राफ 6 ऑफ द ऑर्डर इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज इट वाज नॉट पास अंडर any of the jurisdiction of the Supreme Court स्टाइपुलेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के ये जो पाबंदी का फ़ैसला लगाया गया है, ये अदालत ने किसी अख्तियार के बगैर जो है वो जारी किया है। ऐसा फ़ैसला जिसमें पाबंदी का जिक्र किया गया है, पैराग्राफ 6 का जिक्र किया है जस्टिस काज़ी फ़ाइसा ने, ये गैर कानूनी है, गैर आइनी है। और जस्टिस काज़ी फ़ाइसा ये भी कहते हैं कि ये जो फ़ैसला 4 जजेस की जानिब से दिया गया है पैराग्राफ 6 के हवाले से, इसकी कोई आइनी हैसियत नहीं है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। और मुकदमा जिसे डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस की जानिब से, इस पैराग्राफ 6 के बाद ये मुकदमा आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो ये नाज़रीन उन 6 पॉइंट का खुलासा है जो मैंने आपको बताया है कि जो इल्लीगैलिटी जस्टिस काज़ी फ़ाइसा कहते हैं। और इसमें बहुत सारी और भी बातें की गई हैं जस्टिस काज़ी फ़ाइसा ने, कि जैसे कि ये पहली प्रेसिडेंट थी कि जो फ़ैसला तहरीर किया गया वो फ़ैसला पढ़ने के लिए मेरे पास नहीं भेजा गया, और उस फ़ैसले को जो है मुझे पढ़े बगैर, मुझे दिए बगैर, मैंने देखा नहीं था, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जारी कर दिया गया, मीडिया को जारी कर दिया गया। तो इस तरह से इस फैसले की जो लीगैलिटी है उस पर बहुत सारे सवाल उठाए गए। अब हम जो फैसले की 28 सफ़ात की तफसीलात हैं, इसमें जो आखिरी पैराग्राफ है फैसले के हवाले से, जिसमें जस्टिस काज़ी फ़ाइसा बड़े दुख और कर्ब का इजहार करते हैं। जस्टिस काज़ी फ़ाइसा ये कहते हैं कि मेरे लिए ये फ़ैसला लिखना इंतहाई तकलीफ़ दे था। किसी को तकलीफ़ जो है वो पहुँचाने का मेरा इरादा नहीं था। अगर किसी को मेरे इस फैसले से तकलीफ़ पहुँचती है, वो हर्ट होता है, तो इससे मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था। जस्टिस काज़ी फ़ाइसा ये कहते हैं कि मैंने इस फैसले में अपने इख्तलाफी नोट में जो लिखा है वही लिखा है जो मैंने महसूस किया है। उम्मीद करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन की खिलाफ वर्जी और लोगों के ख़िलाफ़ जो अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया जाता है, इस पर स्टैंड करेगी। इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कॉग्निजेंस लिया जाएगा। अब हम फैसले की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करता हूँ।
फैसले में आगाज़ जस्टिस काजी फाइसा ने कुछ इस तरह से किया कि वज़ीर आज़म के एक बयान पर यह मामला शुरू हुआ। वज़ीर आज़म तरक्याती फ़ंड केस का आगाज़ हुआ, जिसमें बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि शायद आइन की किसी जगह पर खिलाफ वर्जी की गई है। जस्टिस काजी फाइसा कहते हैं कि मामले का जिस तरह से इख्तिताम हुआ, इसकी तवक्को इस अंदाज से नहीं की जा रही थी। जस्टिस काजी फाइसा ये लिखते हैं कि असल जो है वो मुबैना खिलाफ वर्जी की तहकीकात नहीं की गई। व्हाट्सएप पे जो मेरे पास पैगाम आया, जो मुझे डॉक्यूमेंट भेजे गए, मैंने अदालत में पेश किए, लेकिन उसकी तहकीकात कराए बगैर जो है इस मुकदमे को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। और जो फैसला तहरीर किया गया सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जानिब से, उसमें सुप्रीम कोर्ट के अदालत उज़्मा की एक जज की सरजनिश की गई है और उसे उसकी आइनी जिम्मेदारियों की अदायगी से रोक दिया गया है। आगे चल के जस्टिस काजी फाइसा ये कहते हैं कि इस मामले पर नोटिस जो है वो 3 फरवरी को लिया गया था, और जब इस मामले का नोटिस लिया गया तो जस्टिस मकबूल बाकर इस बेंच का हिस्सा थे। और जस्टिस काजी फाइसा ये कहते हैं कि जब 10 फरवरी को इस केस की दोबारा समाअत हुई तो एक नया बेंच तश्कील दिया गया था, और 10 फरवरी को, और वो 5 रुकनी लार्जर बेंच था जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद कर रहे थे। और मैंने 10 फरवरी को जब समाअत हुई थी, मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा था जिसमें जस्टिस मकबूल बाकर को इस बेंच में शामिल ना करने पर एतराज़ात उठाए गए थे। जस्टिस काजी फाइसा अपने इख्तलाफी नोट में ये कहते हैं कि 10 फरवरी को नए बेंच की तश्कील के हवाले से मैंने जो चीफ जस्टिस को ख़त लिखा था, इस ख़त का जवाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वर्बली या तहरीरी तौर पर नहीं दिया गया, और नहीं बताया गया कि जस्टिस मकबूल बाकर को इस बेंच में क्यों नहीं शामिल किया गया, या जस्टिस मकबूल बाकर को इस बेंच से क्यों जो है वो निकाल दिया गया। जस्टिस काजी फाइसा अपने इख्तलाफी नोट में ये भी कहते हैं कि जिस अंदाज से ये 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया, इससे बेंच की तश्कील के ऊपर जो है वो क्यास आराइयाँ पैदा हुई, अवाम का जो अदालती निज़ाम पर एतमाद है उस पर सवालात पैदा हुए। जस्टिस काजी फाइसा आगे चल के अपने इख्तलाफी नोट में ये कहते हैं कि 10 फरवरी को जब इस केस की दूसरी समाअत हुई थी, जब 3 फरवरी की समाअत के बाद अटॉर्नी जनरल को वज़ीर आज़म से हदायत लेने का कहा गया था, इसमें नाज़िम बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं आपकी आसानी के लिए, आपकी समझने के लिए जो है मैं ऐड कर रहा हूँ, लेकिन पूरा जो खुलासा है अदालती इख्तलाफी नोट का जस्टिस काजी फाइसा का वो यही है। जस्टिस काजी फाइसा ये कहते हैं कि 10 फरवरी को जब इस मुकदमे की दोबारा समाअत हुई, अटॉर्नी जनरल वज़ीर आज़म से हदायत लेकर आए, तो ना अटॉर्नी जनरल की जानिब से, ना सूबों के एडवोकेट जनरल की जानिब से ये एतराज़ उठाया गया कि उन्हें वज़ीर आज़म से मुतल्लिका ये मुकदमात नहीं सुनना चाहिए। तासुब या जानिबदारी का कोई इल्ज़ाम जो है वो उन पर नहीं लगाया गया किसी भी सरकारी वकील की जानिब से। जस्टिस काजी फाइसा ये कहते हैं कि 11 फरवरी की समाअत पर जब मैंने व्हाट्सएप पैगाम का जिक्र किया, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है मैंने अपने ब्रदर जजेस को पेश किए, अटॉर्नी जनरल को पेश किए, और मैंने खुद अदालत में कहा कि ये दस्तावेज़ात जो है मुसद्दका नहीं है, इसका पता चलाया जाए। तो अटॉर्नी जनरल जिसके एक फ़ोन पर इस सारे मामले का, इस दस्तावेज़ात का मुसद्दका होने का पता चल सकता था, अटॉर्नी जनरल ने अदालत में ये कहा कि इस मामले पर आपको शिकायत कुनुंदा बनाया जाएगा। और जैसे अटॉर्नी जनरल ने ये बात की, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल की इस बात से एग्री किया, और ये कहने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कहते हुए कि क्योंकि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ इस बेंच के एक मुअज़्ज़ज़ जज जो हैं वो शिकायत कुनुंदा हैं, फ़रीक हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़, ये कहते हुए चीफ जस्टिस ने अपना ऑर्डर जो है अनाउंस कर दिया, और वो अपने सीट से उठ गए, जिसने मजबूर किया कि बेंच के जो दीगर जजेस हैं वो भी अपनी नशिस्त से उठ के कमरा अदालत से चले गए। जस्टिस काजी फाइसा ने कंप्लेंट का जो लफ्ज़ अटॉर्नी जनरल की जानिब से इस्तेमाल किया गया, उसकी अपने इस इख्तलाफी नोट में तशरीह भी की है कि कंप्लेंट के लफ्ज़ का असल मतलब या उसकी तारीफ़ क्या होती है। जस्टिस काजी फाइसा इख्तलाफी नोट में ये कहते हैं कि जब उस दिन को समाअत हो गई तो शाम को मीडिया पर एक ऑर्डर चलाया गया, जो मैंने मीडिया पर ही देखा, जो मुझे पढ़ने के लिए नहीं दिया गया था, जिस पर मैंने कोई दस्तखत नहीं किए थे। 12 फरवरी को उस अदालती हुक्म के बाद मैंने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा और रजिस्ट्रार को ख़त लिखा, लेकिन रजिस्ट्रार ने उस ख़त का कोई जवाब नहीं दिया। उस ख़त में जो मैंने सवालात उठाए थे कि इस मुकदमे की फ़ैसले की फ़ाइल मुझे नहीं भेजी गई, इस फ़ैसले को किस तरह से मीडिया पर लीक किया गया, ऐसे किसी सवाल का जवाब जो है वो रजिस्ट्रार की जानिब से मुझे नहीं दिया गया। लेकिन जस्टिस काजी फाइसा ये कहते हैं क्योंकि सवालों का जवाब नहीं आया जो मैंने उठाए थे, 4 सवालों का उन्होंने जिक्र किया, तो लिहाजा इन सवालों का जवाब मैं खुद से देने की कोशिश करता हूँ। जस्टिस काजी फाइसा ये कहते हैं कि 4 जजेस ने एक जज के खिलाफ फैसला दिया तो वज़ीर आज़म तरक्याती फ़ंड केस में, ये भी एक खिलाफ वर्जी है। अदालती फ़ैसले में कुछ ऐसी गलत चीज़ें हैं, मतलब उनकी करप्शन की गई। जस्टिस काजी फाइसा की जानिब से अपने इख्तलाफी नोट में जस्टिस काजी फाइसा ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म के खिलाफ मैंने कोई दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं की। मैंने जो दरख्वास्त थी सदारती रेफरेंस के खिलाफ दायर की थी, और सदारती रेफरेंस में 13 फ़रीक़ैन थे, जिसमें एक वज़ीर आज़म इमरान खान भी थे।
وزیر اعظم نے میرے خلاف جو ہے وہ وزیر اعظم کو صدر مملکت عارف الوی کو ریفرنس دائر کرنے کی ایڈوائز کی تھی، اور وزیر اعظم عمران خان نے ریفرنس دائر کرنے کی ایڈوائز ذاتی حیثیت میں نہیں بلکہ بینگ اے پرائم منسٹر آف پاکستان صدر مملکت عارف الوی کو کی تھی۔ جسٹس قاضی فائز اپنے اختلافی نوٹ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ NS 65 کے حوالے سے جو دستاویزات میں نے عدالت میں پیش کی تھیں، یہ دستاویزات وزیر اعظم کے اس حلقے سے متعلقہ نہیں تھی، میاں والی کے حلقے سے متعلقہ نہیں تھی جہاں سے عمران خان نے الیکشن جیتا، الیکشن میں لڑا اور الیکشن سے وہاں پر کامیابی حاصل کی۔ تو یہ کسی بھی طرح سے وزیر اعظم ترقیاتی فنڈ کیس کا جو معاملہ ہے یہ آئین کی مبینہ طور پر خلاف ورزی کا تو تھا، لیکن وزیر اعظم سے براہ راست متعلقہ نہیں تھا۔ جسٹس قاضی فائز یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ درست ہے کہ میری وہ درخواست جسٹس قاضی فائز یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ درست ہے کہ میں نے کوئی تعصب برتا ہے، میں نے کوئی جانبداری برتی ہے، تو پھر جو میری درخواست تھی سپریم جوڈیشل کونسل کے خلاف جس میں میں نے 13 لوگوں کو فریق بنایا تھا، جس میں وزیر اعظم عمران خان بھی شامل تھے، تو اس درخواست میں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی فریق بنایا تھا، اور سپریم جوڈیشل کونسل کے جو ممبران ہیں جس میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس مشیر عالم اور جسٹس عمرتا بندیال بھی شامل تھے، تو انہیں بھی وزیر اعظم ترقیاتی فنڈ کیس کا یہ مقدمہ نہیں سننا چاہیے تھا، کیونکہ وہ بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس معاملے سے کسی نہ کسی طرح سے کنیکٹ ہیں۔ جسٹس قاضی فائز صاحب اپنے اختلافی نوٹ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ذاتی طور پر عمران خان کو نہیں جانتا، نہ بینگ اے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کو جانتا ہوں، تو پھر میری عمران خان کے خلاف میرا تعصب یا جانبداری کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی ایسا الزام لگانا بھی ہے تو پھر ایسا الزام جو ہے وزیر اعظم کو خود سے عدالت میں آ کر لگانا چاہیے تھا۔ اٹارنی جنرل چونکہ وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے، آئینی مقدمات میں اسے عدالت کو اسسٹ کرنا ہوتا ہے، کسی سیاسی جماعت کا نمائندہ نہیں ہوتا۔ اٹارنی جنرل چونکہ وزیر اعظم کے ذاتی وکیل نہیں تھے، اس لیے وہ کوئی ایسا اعتراض نہیں اٹھا سکتے تھے۔ جسٹس قاضی فائز صاحب اپنے فیصلے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ چیف جسٹس نے ایک نان ایشو بنایا، نان ایشو کو اٹھایا گیا چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے، بغیر کسی ثبوت کے سپریم کورٹ کے ایک جج کی ساکھ کو تارنش کیا گیا، داغدار کیا گیا۔ عدالتی فیصلوں کا انہوں نے آگے چل کے حوالہ بھی دیا کہ کس طرح سے ایک جج کو سپریم کورٹ کے مقدمہ سننے سے عدالت کے سپریم کورٹ کے 4 ججز کی جانب سے روک دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا جسٹس قاضی فائز نے اپنے اختلافی نوٹ میں عدالتی فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہ کوئی جج کسی جج کے خلاف ایسا فیصلہ نہیں دے سکتا، اس حوالے سے عدالتی فیصلے موجود ہیں۔ جسٹس قاضی فائز نے اپنے اختلافی نوٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ ججز کے حلف کے مطابق جج جو ہے وہ ہر طرح کے مقدمات سن سکتا ہے، چاہے اس میں وزیر اعظم چاہے وہ عمران خان ہی کیوں نہ ہو، وہ مقدمہ بھی شامل ہے۔ جسٹس قاضی فائز صاحب اپنے اختلافی نوٹ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم کے اس بیان کے اوپر کوئی نوٹس نہیں لیا تھا کہ ارکان اسمبلی کو 50 کروڑ روپے کے فنڈ دینے کا اعلان کیا گیا، لیکن عدالت عظمیٰ کسی بھی ایسے بیان کو کس طرح سے نظر انداز کر سکتی ہے جو مبینہ طور پر معاملہ ہے آئین کی خلاف ورزی کا۔ آخری جو بات جسٹس قاضی فائز صاحب یہ کہتے ہیں کہ عدالت میں استثناء کی بات کی گئی کہ وزیر اعظم کو استثناء حاصل ہے، کیونکہ عدالت میں اس دن ذکر ہوا تھا جسٹس عمرتا بندیال کی جانب سے، تو جسٹس قاضی فائز صاحب اپنے اختلافی نوٹ میں یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آئینی آفس جو ہے ذاتی فائدے کے لیے یا سیاسی فائدے کے لیے کوئی ایسا قدم اٹھاتا ہے، کوئی ایسا فیصلہ کرتا ہے، تو ایسے سیاسی فائدے یا ذاتی فائدے کے کسی بھی ایکشن کے اوپر، کسی بھی اقدام کے اوپر کسی کو کسی قسم کا استثناء حاصل نہیں ہے۔ تو یہ ناظرین جسٹس قاضی فائز صاحب کا اختلافی نوٹ ہے جو آج جسٹس قاضی فائز صاحب نے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ جاری کر دیا ہے۔ جس طرح سے سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ ترقیاتی فنڈ کیس کا ہم نے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ سے اٹھایا تھا، اسی طرح سے جسٹس قاضی فائز صاحب کا یہ فیصلہ ہم نے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ سے اٹھایا، اور اس میں کیا لکھا گیا اس کی تمام تفصیلات آپ ناظرین کے ساتھ میں نے شیئر کر دی۔ تو ناظرین اس ویڈیو میں آپ ناظرین سے میں اجازت چاہوں گا، اگلی ویڈیو میں ایک نئی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔